बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम नंबर थ्योरी डिस्कस करेंगे जो कि बीएससी के लिए मैथमेटिक्स बी के पेपर में एक पोर्शन मौजूद है। सबसे पहले एमसीक्यूज है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एन ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ कॉल्ड आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। ये एमसीक्यूज यहाँ चंद एक एमसीक्यूज ऐसे भी होते हैं जो मैंने सिर्फ उन रिकॉल करवाने के लिए, चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकॉल करवाने के लिए वो बनाए होते हैं। तो ये बताता चलूँ कि ये नंबर थ्योरी के जो एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं, इनके लिए मैंने जो बुक्स फॉलो की हैं वो एक बाल्टन की बुक है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, एक और बुक है पाकिस्तानी है बाय मंजूर हुसैन, ये कारवान ने या शायद इल्मी ने पब्लिश की है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और एक और इंडियन ऑथर की बुक है आई थिंक एस.बी. मलिक, यही राइटर का नाम है अगर मैं गलत नहीं तो इन राइटर्स के जो नंबर थ्योरी के बुक है, मैंने इनको फॉलो करते हुए ये चंद एक एमसीक्यूज बनाए हैं। आप इनकी डिटेल्स को ज़्यादा बेहतर तौर पर जानने के लिए इन बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, तो नंबर 2 है लेट एस बी अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हैविंग द प्रॉपर्टीज 1 बिलोंग टू एस एंड व्हेन एवर के बिलोंग टू एस देन के प्लस 1 आल्सो बिलोंग टू एस देन एस इक्वल होता है नेचुरल नंबर के। ये मैथमेटिकल इंडक्शन है कि मैथमेटिकल इंडक्शन में हम ये करते हैं कि हम देखते हैं कि क्या नंबर 1 उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, और सपोज कर लेते हैं कि के भी उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, और फिर प्रूफ करवाते हैं कि के प्लस 1 भी उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका ये मतलब होता है कि तमाम नेचुरल नंबर उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ कह सकते हैं कि एस इज़ इक्वल टू एन। नेक्स्ट नंबर 3 है 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस एन, ये किसके इक्वल है। बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इसे वेरीफाई किया जा सकता है, लेकिन ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट और रिज़ल्ट है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 ये इक्वल होता है प्लस एन अप टू, यानी द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल होता है एन इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। ये वैसे अरिथमेटिक सीरीज़ भी है 1 2 3 अप टू सो ऑन एन। तो अरिथमेटिक सीरीज़ में पहले एन टर्म्स का सम फाइंड करने का फार्मूला यूज़ करते हुए भी यहाँ से ये फाइंड किया जा सकता है। तो अगर इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इट मीन हम दोनों साइडों पे 2 को मल्टीप्लाई करने लगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर होगा n इंटू एन प्लस 1। सो ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। नंबर 4, गिवन इंटीजर्स a एंड b विद b नॉन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a is equal to bq plus r where 0 is less than or equal to r is less than mod of b। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से इसे देखा जाता है। ये जो q है इसे कहते हैं कोशेंट और r रिमाइंडर कहलाता है। ओके, तो कोशेंट और रिमाइंडर इस तरह से फाइंड भी किए जा सकते हैं इस फार्मूला को यूज़ करते हुए। ज़रूरी होता है कि जो रिमाइंडर हो वो लेस देन हो डिवाइज़र से, उसके बल्कि मॉड से। यहाँ ये जो a है इसको हम कहते हैं डिवाइडेंड और b को कहते हैं डिवाइज़र। तो रिमाइंडर के लिए ज़रूरी होता है कि ये डिवाइज़र के मॉड से कम हो और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ ये रिज़ल्ट है। नेक्स्ट नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स। a डिवाइड्स ए, ये देखें यहाँ पे a b और c जो नंबर्स गिवन है ये इंटीजर्स हैं। हर इंटीजर अपने आप को डिवाइड करता है, तो ये तो ट्रू है। अगर एक इंटीजर दूसरे इंटीजर को डिवाइड करे और दूसरा इंटीजर एक और तीसरे इंटीजर को डिवाइड करे तो फिर पहला इंटीजर तीसरे इंटीजर को भी डिवाइड करता है। तो ये भी एक राइट स्टेटमेंट है बिकॉज डिविजिबिलिटी इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट देखिए कि इफ़ a डिवाइड b एंड b डिवाइड a देन a इक्वल b, तो ये गलत है। देखिए कैसे कि 5 जो है वो डिवाइड करता है -5 को, -5 डिवाइड करता है 5 को, बट ये जो 5 है ये -5 के इक्वल नहीं है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि हमसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स। सो ऑप्शन सी इज़ फॉल्स। इफ़ a डिवाइड b देन a आल्सो डिवाइड b c, कि अगर 5 जो है वो किसी नंबर को डिवाइड करता है, फॉर एग्जांपल 10 को डिवाइड करता है, तो 10 के हर मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। 10 के साथ आप जो मर्जी नंबर मल्टीप्लाई करें, तो ये भी राइट ऑप्शन है। ओके, अगर यहाँ हम ये करते कि a इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ b, तो फिर ये स्टेटमेंट ऑप्शन सी भी राइट होता।
या यूँ लिखते कि मॉड ऑफ ए इक्वल मॉड ऑफ बी। नेक्स्ट MCQ नंबर 6 है कि इफ़ ए डिवाइड बी एंड ए डिवाइड सी देन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू जी वी हैव, कि देखिए ए अगर बी को डिवाइड करता है तो बी के मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा, और अगर सी को डिवाइड करता है तो सी के मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा, और अगर ए दो नंबर्स को डिवाइड करता हो तो उनके सम को भी डिवाइड करता है, उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करता है। तो ये राइट ऑप्शन है। ए डिवाइड करेगा बी एक्स माइनस सी वाई, तो बिल्कुल ये भी राइट ऑप्शन है। और अगर ए बी को डिवाइड करता है तो उसके साथ ही कोई सा मल्टीपल हो उसको फिर से ए डिवाइड करता है, तो यहाँ हमारे पास ये ऑल ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नंबर 7, इफ़ ए डिवाइड बी प्लस सी एंड ए डिवाइड बी देन ए आल्सो डिवाइड सी, ये राइट ऑप्शन है। देखिए डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन ये है कि ए डिवाइड एनी नंबर बी if we can write b is equal to a and an integer k where k belong to z। देखिए हमें बताया गया कि a डिवाइड करता है b प्लस सी को, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं b प्लस सी इज इक्वल टू a एंड एन इंटीजर सम इंटीजर सेट k। ओके, और अगर a जो है वो b को डिवाइड करता है, यहाँ अलग से बताया गया कि a डिवाइड b, इट मीन वी कैन राइट b इज़ इक्वल टू ए के वन लिख देते हैं। तो b को हम लिखेंगे ए के वन प्लस सी इज़ इक्वल टू ए के, तो यहाँ से c लिखा जा सकता है ए के माइनस ए के वन। अगर हम a को कॉमन लें तो c इज़ इक्वल टू ए इंटू के माइनस के वन, यानी a के साथ एक इंटीजर मल्टीप्लाई करने से c बन रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि a जो है वो c को डिवाइड करता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन a है। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं कि वो फॉल्स होंगे। नंबर 8, इफ़ a इज़ इक्वल टू 73 एंड b इज़ इक्वल टू 8 देन व्हाट आर क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो यहाँ देखिए क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करने से बेहतर ये है कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनको इंडिविजुअली चेक कर दिया जाए कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखिए रूल ये है कि a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ज़रा यहाँ a 73 है, पहला ऑप्शन ही चेक करते हैं, b 8 है 9 और -1 हो जाएगा। सो 8 9 आर 72 -1, तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं है। और अगर r को हम 1 पुट करें तो यहाँ +1 हो जाएगा, तो ये 73 बन जाएगा। सो b इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 9, इफ़ a इज़ इक्वल टू -23 एंड b इज़ इक्वल टू 7 देन व्हाट आर क्वोशंट एंड रिमाइंडर। सो -23 शुड बी इक्वल टू 7 टाइम एन अदर इंटीजर प्लस एन इंटीजर फ्रॉम ऑल ऑफ दीज। अगर q को हम 4 पुट करें, सो 4 7 आर 28 और +5 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 33, -23 नहीं होगा। ओके, अगर हम -4 पुट करें यहाँ पर और r को 5 पुट करें तो 7 4 आर 28 -28 + 5, तो ये -23 बन गया। तो हमारे पास ये b जो है ये राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट नंबर 10, वी रीड a डिवाइड b एज, देखिए इसको हम यूँ भी पढ़ते हैं कि a डिवाइड्स b, ये राइट ऑप्शन है। इसी तरह b इज़ डिविजिबल बाय a, ऐसे भी कह सकते हैं। b इज़ मल्टीपल ऑफ a, ये भी राइट ऑप्शन है। तो हम ऑप्शन नंबर डी। देखिए a की स्टेटमेंट को पढ़ने के मुख्तलिफ अंदाज हैं, a डिवाइड b, b इज़ डिविजिबल बाय a, या फिर a इज़ अ मल्टीपल ऑफ b, या फिर b इज़ अ मल्टीपल ऑफ a, या फिर ऐसे भी कहा जाता है कि a इज़ अ फैक्टर ऑफ b। तो ये चारों वेज हैं इसको पढ़ने के। नंबर 11, लेट a b belong to z with a not equal to 0 देन a डिवाइड b इफ़ फॉर सम c belong to z। तो ये हम देख चुके हैं कि a अगर b को डिवाइड करता है तो हम लिख सकते हैं b इज़ इक्वल टू a एंड एन इंटीजर, तो c कह लें। सो b इज़ इक्वल टू a c, ऑप्शन b इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 12, एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 2n और 2n + 1। देखिए जब हम किसी नंबर को 2 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, तो इस तरह से हम उसे लिख सकते हैं। अगर हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा, तो ऑप्शन बी भी ठीक है। 4 पर डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या फिर 3 होगा, इस तरह ऑप्शन सी भी ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ दिस। हर इंटीजर को अगर आप किसी नंबर पर डिवाइड करते हैं तो उससे छोटे रिमाइंडर के साथ लिख सकते हैं। नंबर 13, फॉर एनी n बिलोंग टू z 2 × 7 पावर n + 3 × 5 पावर n
-5 इज़ डिविजिबल बाय। अब देखने में तो ये बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा है कि ये हम कैसे चेक करें कि कौन सा नंबर इसको डिवाइड करता है हर n के लिए। तो ऐसा करते हैं, हम पर्टिकुलर n की एक वैल्यू पुट कर लेते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम n को 1 ही फिक्स कर लें तो ये बन जाएगा 2 × 7 प्लस 3 × 5 -5। ये इक्वल होगा 2 7 = 14 प्लस 15 29 -5 विच इज़ 24। तो 24 ही एक ऐसा ऑप्शन है जो इसको डिवाइड करता है, इनमें से और कोई नहीं है। देखिए अगर n = 1 के लिए ये रिजल्ट ट्रू है तो हम तो कह चुके हैं कि तमाम इंटीजर्स के लिए होना चाहिए, तो 1 के लिए सिर्फ यही ट्रू है, तो बाकियों के लिए भी और तो इनमें से कोई ट्रू होने वाला नहीं। सो नंबर ऑप्शन ए इज ट्रू ऑप्शन। नंबर 14, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय। कि अगर हमारे पास कोई से 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हों तो वो किस से डिवाइड हो जाते हैं। देखिए कंसेक्टिव इंटीजर से मुराद हम उसे लिख सकते हैं n-1 n एंड n+1। तो देखना यह है कि ये किस से, इन नंबर्स में से किस से डिवाइड हो जाता है। तो उसके लिए भी हम ऐसा ही करते हैं कि n की एक पर्टिकुलर वैल्यू रख लेते हैं। अगर हम n को 1 फिक्स करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसलिए 1 ना करें। n को अगर हम 2 फिक्स करें तो ये 2 - 1 × 2 × 2 + 1, तो ये बनने जा रहा है 2 × 3 विच इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ सिर्फ 6 ऑप्शन है, तो हम ये कह सकते हैं कि 6 से डिवाइड होगा। अगर हम 3 पुट करें तो फिर भी कुछ ऐसे ही होगा, 3 - 1 2 × 3 × 4, 4 3 = 12 2 = 24, सो 6 यहाँ राइट ऑप्शन है। वैसे 4 भी हो सकता है, लेकिन पहले हम देख चुके हैं कि 1 के लिए 6 डिवाइड करता है, 4 नहीं करता, तो बाकियों के लिए भी ये 6 ही राइट ऑप्शन है। नंबर 15, इफ़ a and b are let a b be non-zero integers, then a positive integer d is called of a and b if d divide a and d divide b। d एक ऐसा इंटीजर है जो a को भी डिवाइड करता है और b को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब यह है कि वो उनका डिवाइज़र है, ओके, और कॉमन डिवाइज़र है, डिवाइड करता है a को और b को, यानी उनका डिवाइज़र है, और दोनों को डिवाइड करता है इसलिए उनका कॉमन डिवाइज़र है। और फिर सेकंड में ये कहा गया कि अगर c भी एक ऐसा इंटीजर हो जो a और b दोनों का डिवाइज़र हो, कॉमन डिवाइज़र हो, तो c उनसे छोटा हो। इसका मतलब ये जो d डिवाइज़र है ये बड़ा है, तो हम इसे कहेंगे GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, या फिर इसको HCF भी कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि फैक्टर है, सबसे बड़ा है और कॉमन है, दोनों का है, तो इसलिए हमारे पास राइट ऑप्शन डी होगा। तो इस तरह GCD को डिनोट करने के लिए जो नोटेशन यूज़ की जाती है वो ये है कि 2 ब्रैकेट्स के अंदर, ओपन ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया जाए AB। इसे ओपन इंटरवल ना समझा जाए, बल्कि समझा जाए कि दिस इज़ GCD ऑफ A एंड B। और इस तरह से GCD को यूँ लिखा भी जा सकता है कि GCD ऑफ AB। तो मैं ये नोटेशन यूज़ करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट नंबर 16, इफ़ A B be non-zero integers and GCD of A and B is equal to 1, then A B are called। अगर ऐसे 2 इंटीजर्स जिनका GCD 1 हो उनको कहा जाता है रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम या प्राइम टू ईच अदर। ये तीनों नोटेशंस हैं, सो हमारा राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट नंबर 17, द GCD ऑफ 2 नॉन-ज़ीरो इंटीजर्स A एंड B। देखिए हमेशा कभी भी 2 इंटीजर लिए जाएं तो उनका नॉन-ज़ीरो इंटीजर्स का GCD एग्जिस्ट भी करता है और यूनिक भी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 डिफरेंट इंटीजर्स लिए जाएं और उनका GCD एक बार फाइंड किया जाए तो एक नंबर और दूसरी बार फाइंड करने से कोई और नंबर हासिल हो। तो इज़ ऑलवेज यूनिक एंड ऑलवेज एग्जिस्ट। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन डी ठीक है कि बोथ A एंड C। नंबर 18, इफ़ A डिवाइड्स B देन GCD ऑफ A एंड B इज़ इक्वल टू। देखिए कि अगर हम ये लें 5 एंड 5 चौंके डिवाइड करता है 10 को, तो 5 और 10 का जो GCD है, यानी एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड भी करता हो और उन दोनों में सबसे बड़ा भी हो, तो वो 5 ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर A B को डिवाइड करता हो तो A और B का जो GCD होता है वो A होता है। नंबर 19, GCD ऑफ 8 एंड -40। अब देखिए 8 और -40 को जो नंबर डिवाइड करता है वो ये सारे ही हैं, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा है वो 8 है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 8 इन दोनों का GCD है। नंबर 20, इफ़ D इज़ GCD ऑफ A एंड B then there exist integers x and y such that D can be written as linear combination of A and B।
तो देखिए हम इसे लिखेंगे d इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इनका लीनियर कम्बिनेशन है। ये भी वैसे लीनियर कम्बिनेशन ही है, ए एक्स माइनस बी है, चूँकि हम इसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी इंटू माइनस वाई, तो जस्ट एक साथ में नेगेटिव कांस्टेंट है। या फिर ए वाई प्लस बी एक्स, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि हम ए के साथ वाई को एक कांस्टेंट और बी के साथ एक्स को लिख दें। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। ये तीनों जो हैं ये ए और बी के लीनियर कम्बिनेशन हैं। इसको कहा जाता है बिजोट आइडेंटिटी। कि जीसीडी को, जिन दो नंबर्स का वो जीसीडी होता है, उनके लीनियर कम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया जा सकता है। नंबर 21, लेट के बिलोंग टू जी, के एक इंटीजर है, एंड ए बी बिलोंग टू जी माइनस ज़ीरो, के ए और बी ऐसे इंटीजर्स हैं जो ज़ीरो नहीं है। देन यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, तो यहाँ हमें लिखना चाहिए था देन जी सी डी ऑफ के ए व के बी इज़ इक्वल टू वट। तो यहाँ के ए और के बी का जो जी सी डी होता है वो के मॉड टाइम जी सी डी ऑफ ए एंड बी होता है, सिंपल के टाइम नहीं होता। आपको ये एक नेगेटिव इंटीजर रख कर यहाँ चेक कर सकते हैं। नंबर 22, इफ़ डी इज़ इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए एंड बी, देन ये आइलर्स आइडेंटिटी है कि हम इस जो डिवाइज़र है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ए और बी से। सो जी सी डी ऑफ ए ओवर डी एंड बी ओवर डी विल बी 1। सो ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। इसका प्रूफ आप मुकम्मल बुक से देख सकते हैं। नंबर 23, इफ़ ए डिवाइड बी सी एंड जी सी डी ऑफ ए एंड बी इज़ इक्वल टू 1। अब देखिए ए और बी का जी सी डी 1 है, इसका मतलब ये है कि ए बी को डिवाइड नहीं करता। तो इसमें से किसको डिवाइड करेगा? ए डिवाइड करेगा सी को, क्योंकि ज़रूरी तो है ना कि अगर ए बी सी को डिवाइड करता है, बी को डिवाइड नहीं करता, तो इनमें से किसी एक को तो डिवाइड करता हो। सो हमारा ऑप्शन है ए डिवाइड सी। नंबर 24, इसको आप अगर यहाँ से क्लियर नहीं हुआ तो आप फिक्स कर लें दो इंटीजर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ए फिक्स करता हूँ 3, बी फिक्स कर लेता हूँ 4। तो अगर ए बी सी को डिवाइड करता है और ए डिवाइड करता है, यानी 3 डिवाइड करता है 4 टाइम एनी अदर इंटीजर। अब देखिए 4 को तो ये डिवाइड नहीं करता, यहाँ पे अगर मैं रखूँगा 1, क्योंकि 3 1 को डिवाइड नहीं करता, तो 3 4 टाइम 1 को डिवाइड भी नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ 2 रखूँ फिर भी नहीं, अगर यहाँ 3 रखूँ या 6 चुन दूँ या 9 या इस तरह के नंबर रखूँ तभी 3 इसको डिवाइड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 ए अगर बी को डिवाइड नहीं करता तो वो सी को लाजमी डिवाइड करेगा। Number 24, let a and b be non-zero integers, then a positive integer m is called dash of a and b if। अब देखिए एक m है, m क्या है कि m को a भी डिवाइड करता है और b भी डिवाइड करता है। मीन m इज़ द मल्टीपल ऑफ बोथ a एंड b, क्योंकि उनको a और b को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से ही m बनेगा। और नंबर 2 है कि अगर n एक ऐसा इंटीजर हो जो a और b का मल्टीपल हो तो वो n m से बड़ा हो, यानी m छोटा है। अब देखिए m क्या है? m उन दोनों का मल्टीपल है, यानी कॉमन मल्टीपल है, और सबसे छोटा मल्टीपल है। तो इसको हम कहेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। HCF नहीं कहेंगे, क्योंकि HCF और GCD एक ही मीनिंग में होते हैं। अब LCM को डिनोट करने की जो नोटेशंस हैं इस तरह से भी किया जाता है, 2 ब्रैकेट्स लगाकर इस तरह की, या इस तरह से भी लिखते हैं, या फिर सिंपली LCM ऑफ ए बी भी लिख देते हैं। तो मैं यहाँ जो नोटेशन यूज़ करने जा रहा हूँ वो ये है। नंबर 25, फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर्स ए बी वी हैव, देखिए प्रॉपर्टी होती है कि LCM और GCD को मल्टीप्लाई कर दिया जाए जिन दो नंबर्स का, तो वो उनका प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि LCM मल्टीप्लाई विद GCD इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। Next, number 26, if a is equal to bq plus r, then which of the following is true। अब GCD फाइंड करने के लिए जो क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है उसकी मदद से देखते हैं हम कि a और b का जो GCD होता है वही b और r का GCD भी होता है, और इसी रूल को बार बार अप्लाई करते हुए GCD तक पहुंचा जाता है। सो ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 27, फॉर एनी 2 नॉन ज़ीरो इंटीजर्स a b वी हैव, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है कि यहाँ GCD होना है, GCD ऑफ A एंड LCM ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू व्हाट। मैं अगर इसे यूँ लिखूँ कि GCD ऑफ A
LCM ऑफ A एंड GCD ऑफ AB इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए A और B का जो GCD होगा जो भी हो उसका जब A के साथ LCM लेंगे तो वो A होगा। हम इसके लिए नंबर फिक्स कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 3। तो LCM ऑफ A एंड, बल्कि एक मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 5 एंड GCD ऑफ 5 3। अब 5 और 3 चूँकि रिलेटिवली प्राइम है तो इनका GCD 1 होगा। इट मीन LCM ऑफ 5 एंड 1, और 5 और 1 का LCM 5 होता है, सो दैट इज़ इक्वल टू A। तो हम ये देख सकते हैं कि LCM ऑफ A एंड GCD ऑफ AB विल बी A। इसी तरह से ये भी देखा जा सकता है कि GCD ऑफ A एंड LCM ऑफ AB दैट इज़ आल्सो इक्वल टू A। नेक्स्ट नंबर 28, let A, B be non-zero integers and C belong to Z. The equation AX plus BY equals C is called dash in two variables. अब ये जो इक्वेशन है, अगर x और y यहाँ पर इंटीजर्स हों, A, B और C भी इंटीजर्स ही हों, तो इसको कहते हैं लीनियर डायफोंटाइन इक्वेशन। नंबर 29, let D is equal to GCD of A and B. The linear Diophantine equation AX plus BY equals C हैज़ अ सोल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ़। अब ज़रूरी नहीं होता कि इस इक्वेशन के इंटीजर सॉल्यूशंस हों, कि यहाँ ऐसे दो इंटीजर आपको फाइंड किए जा सकें कि एक्स और वाई यहाँ पर पुट करने से आंसर सी आ जाए। तो ये सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल होता है जब ए और बी का जो GCD है वो इस सी को डिवाइड करे। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर GCD डी हो तो डी मस्ट डिवाइड सी। ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। और अगर उसके सोल्यूशन होंगे तो वो किस तरह के होंगे, यहाँ ऑप्शन नंबर 30 में ये डिस्कस किया गया कि if x naught y naught is a solution of linear Diophantine equation ax plus by equals c, then the solution set of the equation is, इनमें से कौन सा है जो इसका solution set है। तो वो आप देख सकते हैं कि x naught plus b over dt, y naught minus a over dt such that t belong to z, और d जो है यहाँ पर ये होता है GCD of a and b। okay. Next number 31, a point x naught y naught with integral coordinates is called lattice point। ये जस्ट एक डेफिनेशन है कि एक ऐसा पॉइंट, फॉर एग्जांपल 5 3 ये एक लेटिस पॉइंट है, -5 व 6 ये एक लेटिस पॉइंट है, जबकि 0.5 व 3 ये लेटिस पॉइंट नहीं है। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नंबर थ्योरी का पोर्शन ऐड करेंगे।